गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज फिर से हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि क्लास 10 का है, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल लर्नवर्स पे आपको क्लास 8, 9 और 10 के वीडियो लेक्चर्स मैथ्स और साइंस के अवेलेबल हैं। तो आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्लास के और कौन कौन से सब्जेक्ट के आपके वीडियो लेक्चर वहाँ पे हैं। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल लर्नवर्स को जाकर आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को आप क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कौन से क्लास का और कौन से सब्जेक्ट का आपको लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, और ऐसे तो आप पर डे ही आपको कुछ ना कुछ वीडियो जाता ही रहेगा, वो भी कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी क्लास का। ठीक है, कोई भी क्लास नहीं, मतलब 8, 9, 10 का क्लास का। ठीक है, तो वो जाएगा आपके लेक्चर, तो आप उसको क्या करिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल हो सके। ठीक है, तो अभी हम बता दें हमारा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, उसमें सबसे पहले हमको समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण कैसे लिखे जाते हैं उसको हमको समझना है। इस चैप्टर में हमको रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना भी सीखना है, यानी जो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगा उसको संतुलित करना सीखना है। ठीक है, इसमें हमको बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में पढ़ना है, और कुछ कुछ क्या एप्लीकेशंस भी इस चैप्टर्स में हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, और आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो आपको बता दें कि हमारे जो दैनिक लाइफ है, ठीक है, मतलब जो हम लोग रेगुलर वर्क करते हैं, जो हमारा रेगुलर का लाइफ है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें होते रहती हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, आप देखे भी होंगे, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर लोहे को आप क्या कर देते हो, आर्द्र या नमी के कांटेक्ट में रखते हो, तो क्या हो जाता है, उस पर एक परत चढ़ जाती है, यानी जंग लग जाना। क्या लग जाना? जंग लग जाना। रोटी का पकना आप देखते हो। ठीक है, हम लोग सांस जो लेते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, और आपको दिखता है कि उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, कोई एक नया चीज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक नया चीज बन रहा है। तो बस रासायनिक अभिक्रिया भी वही चीज है। रासायनिक अभिक्रिया भी क्या है? वही चीज है। यानी अगर किसी वस्तु यानी किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ में अगर क्या हो, रासायनिक परिवर्तन हो, जिससे क्या हो, एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का अगर निर्माण होता है, तो इसी तरह के परिवर्तन को हम क्या नाम से जानते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स अगर कहीं पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो वहां पे रासायनिक परिवर्तन हुआ ही होगा। क्या होगा? हुआ ही होगा। तो ऐसा समझ सकते हो कि अगर किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का अगर क्या होता है, निर्माण होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया है क्या? तो अगर रासायनिक अभिक्रिया का बात कर ले, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या, अगर इसका डिफिनेशन का बात करें, तो अभी हम क्या बोले कि किसी भी पदार्थ में, ठीक है, किसी भी पदार्थ में अगर क्या होता है, अगर ऐसा केस देखने को मिलता है कि वो पदार्थ में क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जिसके वजह से एक क्या बना है, नया गुणधर्म का पदार्थ बना है। तो हम वहां पे क्या कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे आप लोग फॉर एग्जाम्पल घर में हम लोग जैसे दूध, ठीक है, तो दूध में हम जब जोरन डालते हैं, क्या डालते हैं, जोरन डालते हैं, तो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि दूध था, दूध एक पदार्थ था, उसमें जब हमने क्या किया, जोरन डाला, क्या डाला, जोरन डाला, तो वहां पे एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुआ, और उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ। तो वो क्या था, वहां पे क्या हुआ, एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ, जिसके वजह से एक परिवर्तन देखने को मिला, एक रासायनिक परिवर्तन देखने को मिला। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यानी किसी पदार्थ में अगर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जिससे एक नए गुणधर्म का क्या बना है, पदार्थ बना है, तो आप कह सकते हो कि वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो हम रासायनिक अभिक्रिया का अगर डिफिनेशन लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि जब जब किसी जब किसी पदार्थ जब किसी पदार्थ में रासायनिक क्या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप एक नए गुणधर्म, एक नए या एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक नए गुणधर्म वाले वाले पदार्थ का निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण निर्माण होता है, तो इसे इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अभी अभी हमने आपको ये बात बताया, कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जब भी कोई पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ होगा, जैसे हमने अभी क्या लिया, दूध का एग्जांपल लिया, कि कोई अगर पदार्थ है जिसमें क्या हुआ हो, रासायनिक परिवर्तन हुआ हो, और ये रासायनिक परिवर्तन क्यों होता है? रासायनिक अभिक्रिया की वजह से। किसकी वजह से होता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है, तो समझो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। फिर ऐसे कर सकते हो कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो वहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो जब भी किसी पदार्थ में क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप
जिसके परिणाम स्वरूप एक या एक से अधिक, एक भी बन सकता है, एक से अधिक भी नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि जैसे हमने एग्जांपल लिया, जैसे लोहा। ठीक है, तो लोहा एक पदार्थ था, जब उसे नम वायु या फिर आर्द्र वायु में छोड़ा गया, ठीक है, जब उसको छोड़ा गया वहां पे, तो उस पे क्या हो गया, एक परत चढ़ गया। क्या चढ़ गया, एक परत चढ़ गया, जिससे क्या हो गया, तो रस्ट यानी जंग लग गया। क्या लग गया, जंग लग गया। तो वहां पे भी आप देख रहे हो कि क्या हुआ है, तो रासायनिक परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो वहां पे भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया। यानी जहां पे भी रासायनिक परिवर्तन हुआ है, जहां पे भी बदलाव हुआ है, क्या हुआ है, बदलाव हुआ। यानी किसी पदार्थ में क्या हुआ, बदलाव हुआ। बदलाव होने के बाद एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण हुआ, तो समझ जाना कि वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया को हम और कैसे समझ सकते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया आप कैसे समझ सकते हो, अगर कोई बोलेगा कि फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे अगल बगल में तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, और परिवर्तन तो दो तरह के होते हैं, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दो तरह के। तो हम कैसे समझेंगे कि कहाँ पे कौन सा परिवर्तन हुआ है, और किस तरह से हम समझेंगे कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो इसके लिए भी आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया को और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिसके आधार पे आप ये पता लगा सकते हो कि वहां पे क्या हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। तो निम्न चीजें हैं जिसको अगर आप क्या करते हो, ध्यान रखते हो, तो आपको पता चल सकता है, पता लगा सकते हो कि वहां पे क्या हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा। जैसे सबसे पहला चीज तो अवस्था में परिवर्तन। अगर क्या हो रहा है, किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन हुआ है, क्या हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, तो आप कह सकते हो कि वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। दूसरा चीज आप क्या कर सकते हो, तो गैसों का उत्सर्जन या फिर क्या, गैसों का उत्सर्जन। ठीक है, गैसों का उत्सर्जन हुआ हो। ठीक है, क्या हुआ, गैसों का उत्सर्जन हुआ हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो क्या, कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया। अगर गैसों का उत्सर्जन हो रहा है तो आप कह सकते हो कि वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा आप क्या कर सकते हो, तो रंगों में परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हुआ है तो इसके आधार पर भी आप बोल सकते हो कि वहां पे क्या हुआ होगा, तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। क्या हुआ, अगर रंगों में अगर परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर भी आप बोल सकते हो कि वहां पे क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो आपको क्या दिख रहा है कि कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके आधार पर आप बता सकते हो कि कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। जैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ तो आप कह सकते हो क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गैसों का उत्सर्जन हुआ हो तो आप कह सकते हो कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, रंगों का परिवर्तन हो रहा है, रंगों में परिवर्तन हो रहा है, यानी कोई पदार्थ लिया और उसके बाद उसके रंगों में परिवर्तन आ गया, तो आप कह सकते हो कि वहां पे क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। चौथा आप क्या बोल सकते हो, जैसे अवक्षेप का निर्माण। कैसा, अवक्षेप का निर्माण, या किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है, अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, तो आप कह सकते हो कि वहां पे भी क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। पांचवा आप क्या कर सकते हो, पांचवा कि तापमान में, क्या, तापमान में परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, तो तापमान में परिवर्तन। अगर तापमान में परिवर्तन हुआ हो, किसमें परिवर्तन हुआ, तापमान में परिवर्तन हुआ, तो आप इसके आधार पर भी कर सकते हो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे बार बार एक वर्ड तो जरूर है, परिवर्तन होना। क्या होना, परिवर्तन होना, परिवर्तन होना। तो सिंपल सा बात ऐसे समझ सकते हो कि अगर किसी चीज के, किसी वस्तु या किसी पदार्थ में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, जिससे एक नया चीज बना है। क्या बना है, एक नया चीज बना है, पहले से वो डिफरेंट कुछ नया चीज बन गया है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पे क्या हुआ होगा, रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। तो कुछ कुछ यहाँ पे है तरीके जिसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुआ। जैसे अवस्था में परिवर्तन हुआ तो आप कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। गैसों का उत्सर्जन हुआ है तो आप कह सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रंगों का परिवर्तन हुआ है तो आप कह सकते हो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। अवक्षेप बन रहा है तो वहां पे भी आप कह सकते हो रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तापमान में परिवर्तन आ रहा है तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अवक्षेप क्या होता है, इसको हम आगे बताएंगे कि अवक्षेप होता क्या है। जैसे हम थोड़ा सा ऐसे ही बता दे रहे हैं कि जब भी क्या होता है, कोई चीज रिएक्शन हुआ यानी कोई अभिक्रिया हुआ, तो उसके दौरान क्या होता है, एक ऐसा सॉलिड सा चीज बन जाता है जो क्या हो जाता है, नीचे जाकर बैठ जाता है। यानी ठोस चीज जो क्या होता है, नीचे जाकर बैठ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और ये जनरली कहां पे बनता है, द्विस्थापन अभिक्रिया में। तो अभी हम पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार, पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि अवक्षेपन अभिक्रिया भी एक होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो किसी पदार्थ में अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है जिसके फलस्वरूप क्या बना है, एक नया पदार्थ बना है, एक नया, एक से ज्यादा नया पदार्थ बना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, दैट मींस वहां पे क्या हुआ होगा, रासायनिक परिवर्तन हुआ होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। और क्या क्या चीज है जिसके आधार पर आप पता लगा सकते हो कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है, तो वो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद का जो टॉपिक है कि अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को ऐसे क्या बोलकर पढ़ लेंगे, ठीक है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं, समीकरण के रूप में भी व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में क्या कर देना, लिख देना, यानी उसको व्यक्त कर देना। ठीक है, उसको संक्षेप रूप में क्या कर देना, संक्षिप्त रूप में क्या कर देना, व्यक्त कर देना। यही क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकरण कहलाता है। तो हम अगला जो टॉपिक है वो क्या है, समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो हम पढ़ेंगे कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो मतलब कोई भी घटना हो रहा है, कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे तो हम भी देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। तो उस परिवर्तन को समझने के लिए जब हम उसको क्या कर देते हैं, एक समीकरण के रूप में लिख देते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण को हम इरेज करते हैं और आपको बताते हैं कि रासायनिक समीकरण है क्या। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, तो आपने ये देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रासायनिक समीकरण, कौन सा समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है, चलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं अभी थोड़ा सा।
ठीक है। तो अभी हम तुरंत बोले थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा, तो ऐसे तो हम देख रहे हैं, पता कर पा रहे हैं, लेकिन उसको और अगर संक्षिप्त रूप में हमको क्या करना है, समझना है, उसको और संक्षिप्त रूप में हमको समझना है, तो हम क्या करेंगे, उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिख देंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में क्या कर देंगे, व्यक्त कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि किसी भी, क्या लिखेंगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में, संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना, क्या करना, व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है भैया, रासायनिक समीकरण ये है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है उसको हम एक संक्षिप्त रूप में क्या कर दे रहे हैं, व्यक्त कर दे रहे हैं, एक लिख कर उसको क्या कर दे रहे हैं, व्यक्त कर दे रहे हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, तो यही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो रासायनिक समीकरण को हम कितने रूप से, यानी सॉरी रासायनिक अभिक्रिया को हम कितने रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तो दो रूप से, ठीक है। यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, दो तरीके से। एक शब्द के रूप में, कैसे, एक शब्द के रूप में, ठीक है, यानी शब्द के रूप में किसी अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, और एक सूत्र के रूप में, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, सूत्र के रूप में। तो अगर हम बोले कि रासायनिक समीकरण को हम कितने तरह से लिख सकते हैं, तो शब्द के रूप में लिख सकते हैं और सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं, शब्द के रूप में अथवा सूत्र के रूप में हम किसी भी रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया दिया हो, क्या दिया हो, रासायनिक अभिक्रिया दिया हो, तो उसको हम अगर व्यक्त करेंगे, क्या करेंगे, व्यक्त कर सकते हैं, तो दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। कितने तरह से व्यक्त कर सकते हैं, दो तरह से, एक शब्द के रूप में और एक सूत्र के रूप में। तो आपको बता दें कि आपके पास बहुत सारे तत्व होते हैं, बहुत सारे यौगिक होते हैं, तो उनको हम चाहे तो डायरेक्टली शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो उनके सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बहुत सारे ऐसे तत्व पढ़े होंगे, उनके यौगिक पढ़े होंगे, तो जो वो सब यौगिक होते हैं उनका सूत्र भी होता है, रासायनिक सूत्र होता है, तो उनको रासायनिक सूत्र के रूप में व्यक्त कर दोगे तो वैसा समीकरण क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण। और अगर उसी समीकरण को आप शब्द के रूप में व्यक्त कर दोगे तो क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। तो हम कैसे कर सकते हैं, यानी किसी भी रासायनिक समीकरण को हम दो रूप में व्यक्त कर सकते हैं, शब्द के रूप में, एक सूत्र के रूप में। तो जब भी हम किसी रासायनिक समीकरण को शब्द के रूप में व्यक्त करेंगे, किस रूप में व्यक्त करेंगे, शब्द के रूप में व्यक्त करेंगे, तो वो कहलाएगा शब्द समीकरण। क्या कहलाएगा, शब्द समीकरण। और जब उसी रासायनिक समीकरण को हम सूत्र के रूप में व्यक्त कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण। तो हम कितने रूप से व्यक्त कर सकते हैं रासायनिक समीकरण को, दो रूप से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहला कि रासायनिक समीकरण को हम दो रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पहला रूप क्या है, शब्द, शब्द समीकरण। क्या है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में व्यक्त करना, शब्द के रूप में क्या करना, रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, शब्द समीकरण कहलाता, कहलाता है। क्या कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। तो कैसे हम लिखेंगे, जैसे कि आपके पास क्या है, तो एक आपका एग्जांपल दिया शुरू में, मैग्नीशियम। क्या दिया है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्लस क्या कर दिए, ऑक्सीजन, ठीक है। और जब ये अभिक्रिया किया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो क्या बनाया, मैग्नीशियम, क्या बनाया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि शब्द समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम किस रूप में व्यक्त कर दिए, शब्द के रूप में व्यक्त कर दिए, तो क्या कहलाए, शब्द समीकरण। तो आप देखो कि एक था मैग्नीशियम, एक था ऑक्सीजन, इनको शब्द के रूप में लिख दिया और इस अभिक्रिया को हमने क्या कर दिया, शब्द के रूप में दिखा दिया, तो यही क्या कहलाए, शब्द समीकरण। अब जब इसी अभिक्रिया को हम सूत्र के रूप में, इनके सूत्रों के रूप में, जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, और जब ऐसा हम दिखा दें, क्या दिखा दें, दिखा दें, तो ये क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण। क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण। तो सूत्र समीकरण क्या है, आप समझ गए होंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में क्या कर देना, व्यक्त कर देना, यही क्या कहलाता है, सूत्र समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सूत्र समीकरण कहलाता है। तो सूत्र समीकरण भी यहीं पे लिख दे रहे हैं, सूत्र समीकरण। क्या, सूत्र समीकरण। तो सूत्र समीकरण क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके 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 रासायनिक सूत्रों के रूप में, उनके रासायनिक सूत्रों के रूप में, उनके रासायनिक सूत्रों के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना सूत्र समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सूत्र समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सूत्र समीकरण कहलाता है। तो जैसे अभी हमने ऊपर शब्द के रूप में लिखा, इसी चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, सूत्र के रूप में, सूत्र के रूप में दिखा दे रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम
प्लस ऑक्सीजन, ये अभिक्रिया करके क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर आप किसी समीकरण को शब्द के रूप में व्यक्त करें तो वो शब्द समीकरण कहलाएगा, और उसी समीकरण को अगर सूत्र के रूप में व्यक्त कर देते हो तो वो क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सूत्र समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हम कितने तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक शब्द के रूप में लिख सकते हैं, एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक चीज है, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या है, एक एरो का साइन है। एरो के साइन के इधर एक लिखा हुआ है और एक एरो के बाद लिखा हुआ है। तो आप समझ जाओ कि कोई भी अभिक्रिया में क्या होता है, जो इधर होता है, इस साइड होता है, यानी कहने का मतलब ये कौन सा साइड हो गया, तो आपका एलएचएस हो गया। क्या हो गया, एलएचएस। उधर क्या कर रहे हैं, आरएचएस। तो जो एलएचएस की तरफ होता है वो अभिकारक होता है, उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और जो क्या होता है, आरएचएस की तरफ होता है उसको उत्पाद कहा जाता है। क्योंकि ये अभिकारक और उत्पाद क्या है, तो आपको बता दें, देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, ठीक है, और अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है, जैसे कौन कौन भाग ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, कौन कौन भाग ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। क्या हो गए, अभिकारक हो गए। और इसके रिएक्शन के बाद क्या बन रहा है, एक चीज बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। वो प्रोडक्ट क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये उत्पाद हो गया। क्या हो गया, ये उत्पाद हो गया। तो जो भाग ले रहा है, ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो भी कंपाउंड अभिक्रिया में या फिर कोई भी तत्व जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है वो कहलाएगा अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो बन रहा है वो क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो क्या कहलाएगा, तो उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। तो आपको बता दें कि एक रासायनिक समीकरण में क्या होता है, तो एक अभिकारक होता है और एक क्या होता है, उत्पाद होता है। क्या होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है। तो चलिए हम अभिकारक और उत्पाद को भी लिख लेते हैं कि अभिकारक क्या होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, जो अभिक्रिया में क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, जो भी तत्व, जो भी यौगिक क्या कर रहा है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और उसके फलस्वरूप जो बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। तो इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक है। इसे आप क्या कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर और लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या है, तो अभिकारक और उत्पाद। क्या है, अभिकारक और उत्पाद। तो अभिकारक क्या था, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो डायरेक्टली किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, जो भाग लेने, ठीक है, भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, ठीक है। और अभिकारक कहते हैं, ठीक है ना। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या फलस्वरूप, मतलब वो अभिक्रिया हो गया उसके फलस्वरूप। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप बनने वाले जो बनेगा, ठीक है, बनने वाले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो आपको इतना बात तो आइडिया लग चुका होगा कि अभिकारक क्या है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जो भी तत्व और यौगिक होगा जो पार्टिसिपेट करेगा वही क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। और उसकी अभिक्रिया के बाद जो बनेगा, उसको क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। फिर से हम एक रिएक्शन लिख देना सूत्र के रूप में, Mg+O2। क्या है, Mg+O2, ये अभिक्रिया हुआ तो क्या बना है, MgO बना। क्या बना, MgO। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो ये जो भाग लेने वाले हो गए ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। और जो इसके फलस्वरूप जो हमको मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्पाद। तो ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया, ठीक है। तो ये था आपका क्या, रासायनिक समीकरण। क्या था, रासायनिक समीकरण। दैट मींस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा उसको किस रूप में, समीकरण के रूप में, समीकरण के रूप में दिखाना, उनको संक्षिप्त रूप में क्या कर देना, समीकरण के रूप में व्यक्त कर देना। यही क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को हम दो तरह से लिख सकते हैं, शब्द के रूप में और सूत्र के रूप में। शब्द के रूप में लिखेंगे तो शब्द समीकरण कहलाएगा, सूत्र के रूप में लिखेंगे तो सूत्र समीकरण कहलाएगा। एक रासायनिक समीकरण में एक तरफ अभिकारक होता है, एक तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और उत्पाद क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हुआ है वो क्या होगा, उत्पाद होगा। तो इतना सारा चीज हम समझ चुके हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है कि क्या रासायनिक समीकरण के भी कुछ पार्ट होते हैं, क्या उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो बिल्कुल रासायनिक समीकरण के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। और रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, जैसे हमने यहाँ लिखना स्टार्ट किया तो हमको कैसे पता चला कि हम ऐसे ही लिखेंगे, अभिकारक को इधर, उत्पाद को। तो ये नियम है, ठीक है, कि अभिकारक को हमेशा किधर, लेफ्ट साइड लिखा जाता है, उत्पाद को कैसे लिखा जाता है, राइट साइड लिखा जाता है। अभिकारकों के बीच प्लस साइन देकर, अगर दो अभिकारक है तो उनके बीच प्लस साइन देकर उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। उत्पाद में भी अगर दो है तो उसको भी क्या किया जाएगा, प्लस साइन के द्वारा क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। और अभिकारक उत्पाद के बीच क्या होगा, तो अभिक्रिया चिन्ह होगा। क्या होगा, अभिक्रिया चिन्ह होगा। तो ये सारे क्या है, नियम है। क्या है, नियम है किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के। क्या लिखने के, रासायनिक समीकरण को। यानी जब भी आप रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें कुछ कुछ बातें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे पहला कि अभिकारक, अगर आपके पास एक से ज्यादा अभिकारक है तो उनको हम कहां लिखेंगे, तो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। और वहां पे भी दोनों अभिकारकों के बीच क्या लगाएंगे, तो प्लस का साइन लगाएंगे। किसका साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे।
कहेंगे। उसके बाद बीच में क्या होगा, अभिक्रिया चिन्ह होगा। ये अभिक्रिया चिन्ह क्या करता है, तो अभिक्रिया के दिशा को बताता है कि अभिक्रिया हो किधर रही है। जैसे इधर से उधर की ओर अभिक्रिया हो रही है, तो ये अभिक्रिया चिन्ह क्या दिखा रहा है कि अभिक्रिया किस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो अभिक्रिया चिन्ह होता है बीच में, जो कि बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रहा है, किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका राइट हैंड साइड होता है उधर क्या होता है, उत्पाद होता है। और अगर दो उत्पाद है तो उनके बीच में हम क्या करते हैं, प्लस के साइन देकर क्या करते हैं, तो लिखते हैं। तो ऐसे करके हम समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, और समीकरण के भी प्रकार होते हैं, रासायनिक समीकरण के प्रकार होते हैं। तो रासायनिक समीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखते हैं, लिखने का क्या क्या नियम है। अब हम पढ़ते हैं कहाँ पे, रासायनिक, क्या पढ़ेंगे, तो रासायनिक समीकरण के प्रकार। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के प्रकार क्या क्या है आपको बता दें। रासायनिक समीकरण का अगर हम प्रकार का बात करें तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार है। पहला तो संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण, संतुलित, क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। और दूसरा क्या है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण। दूसरा क्या है, असंतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा, ये क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अभी तो हमने देखा कि समीकरण को हम दो रूप से व्यक्त कर सकते हैं, शब्द के रूप में और सूत्र के रूप में। ठीक है, लेकिन अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार कौन कौन से। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण, तो कोई भी समीकरण जो हम अभिक्रिया का लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि एक तरफ अभिकारक है, एक तरफ उत्पाद है। ये तो आपको क्लियर है। लेकिन आपको बता दें, जो अभिकारक है, तो अभिकारक में उपस्थित तत्वों और यौगिकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद में उपस्थित तत्वों और यौगिकों के द्रव्यमान के बराबर होना ही चाहिए। ठीक है, यही है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये नियम क्यों आया है, या फिर इसको हम क्यों करें ऐसा, इसके पीछे का रीजन है क्योंकि देखो हमारे पास क्या था, इससे पहले हम अगर 9th क्लास आपको याद हो तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे, जो जिसमें हम पढ़े थे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में हमने पढ़ रखा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसके दौरान जो तत्वों का क्या है, द्रव्यमान है, वो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद क्या होता है, तो बराबर होता है, यानी संरक्षित होता है। कैसा होता है, संरक्षित होता है, यानी ना तो द्रव्यमान का क्या हो सकता है, ह्रास हो सकता है, और ना ही उसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो कि हम क्लास 9 में पढ़ के आए थे। तो बिल्कुल वही नियम यहाँ पे क्या होता है, लागू होता है। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसको कहेंगे, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें उपस्थित अभिकारकों के तत्वों का द्रव्यमान किसमें उत्पाद में उपस्थित अभिकारकों के तत्वों के द्रव्यमान के बराबर हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और अगर बराबर नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। और इसी को हम कंकारी समीकरण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कंकारी समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा असंतुलित रासायनिक समीकरण है वो कैसा रासायनिक समीकरण है, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान के बराबर नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहते हैं। जैसे एक रासायनिक समीकरण है MgO, तो आप यहाँ पे देखना कि इधर जो तत्व है वही तत्व आपको इधर भी देखने को मिलेगा, इधर जो तत्व है वही तत्व आपको इधर भी देखने को मिलेगा। अगर इसको आप काउंट करोगे, इधर जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम किधर है, एक है, इधर भी क्या है, एक है, तो ये तो बराबर है। लेकिन आप ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। तो देखोगे अभिकारक और उत्पाद का जो क्या है, तत्वों का जो क्या है, द्रव्यमान है, वो दोनों क्या है, बराबर नहीं है। इधर एक है तो बराबर तो है, लेकिन यहाँ देखो 2 ऑक्सीजन, इधर क्या है, 1 ऑक्सीजन है, तो इनके द्रव्यमान में क्या हो गया, फर्क आ गया। क्या गया, फर्क आ गया, क्योंकि इधर दो ऑक्सीजन है तो यहाँ इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 2 का ज्यादा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो हमने तो द्रव्यमान संरक्षण नियम में पढ़ चुका है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो दोनों तरफ का द्रव्यमान है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये कैसा रासायनिक समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं ये कैसा रासायनिक समीकरण है, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जब अगर कोई असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है तो उसको हम संतुलित करते हैं। क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। क्यों, इसके पीछे का रीजन है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है, तो इसके पीछे का आपको अभी तुरंत रीजन पता चला होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि आप क्या कर सकते हो कि एक तरफ का द्रव्यमान कम और एक तरफ का बेसी कर दो, क्योंकि हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं कि दोनों तरफ का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, समान होता है। यानी ना तो द्रव्यमान का क्या हो सकता है, ह्रास हो सकता है, और ना ही नया द्रव्यमान बनाया जा सकता है। तो इधर आप देख लो कम पड़ जा रहा है, क्या पड़ जा रहा है, कम पड़ जा रहा है, तो दोनों तरफ बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, संतुलित है। तो इसको हमको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख लो कि मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ये तो बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन को बड़ा करना है, तो ऑक्सीजन कैसे बेसी होगा, इधर O 1 है, तो इसको अगर हमको 2 करना है तो क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन आप काउंट करो मैग्नीशियम भी क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो फिर हम इधर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो मैग्नीशियम भी मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब काउंट करके देखो, दोनों तरफ क्या है, बराबर है, 2 Mg तो 2 Mg, 2 O तो 2 O। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ क्या हो चुका है, बराबर हो चुका है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन इससे पहले जो हम लिखे हुए थे वो कैसा था, असंतुलित रासायनिक समीकरण था। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ चुका होगा कि रासायनिक समीकरण के प्रकार 2 हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित किसको कहेंगे, तो वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित तत्वों और यौगिकों का क्या द्रव्यमान
उत्पाद में उपस्थित तत्वों और यौगिकों के द्रव्यमान के बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और यही आपका असंतुलित क्या होगा? बराबर ना हो तो हम उसको क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण या फिर कंकाली रासायनिक समीकरण ही कहेंगे। और किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हमको संतुलित करके लिखना होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करना। ठीक है, तो अब हम आज यही सीखेंगे अगला टॉपिक में कि हम कैसे किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो हम एक दो आपको यहाँ पे संतुलित करके दिखाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है, आपकी बुक में भी सिखाएगा, तो आप ऐसे कर सकते हो। जैसे अभी हम तुरंत मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का विकेट है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे H2+O2। बहुत सिंपल अभी एग्जांपल ले रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर में आपको बहुत सारे समीकरण को संतुलित करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे H2 और O2 का एग्जांपल है। तो H2 और O2 मिलकर क्या बनाता है? H2O बनाता है। ये आपको सूत्र के रूप में लिखा हुआ है। एक ऐसा समीकरण है, आपको पढ़ाया जा चुका है सूत्र समीकरण। कैसा है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र के रूप में व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है? सूत्र समीकरण। तो हमने सूत्र के रूप में लिख दिया। इसको हम शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? जल बनाया। तो ये हम क्या लिख सकते हैं? तो शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए हम इसको काम करके देखते हैं, क्या ये संतुलित है, क्या संतुलित। अगर असंतुलित होगा तो उसको क्या करेंगे? संतुलित करेंगे। तो देखिए इधर H2 है, इधर भी क्या है? H2 है। इधर O2 है, लेकिन इधर क्या है? O नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करते हैं? तो इसमें पहले तो हम क्या करते हैं? पहला स्टेप है काउंट करना। पहले काउंट कर लो। तो अगर हम काउंट करेंगे दोनों तरफ, इधर H2 है, इधर H2 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। H तो हमारा क्या है? संतुलित है। लेकिन O को भी काउंट करो। सबको एक एक को करके काउंट करेंगे। एक एक क्या करेंगे? तत्वों को काउंट करेंगे। देखो O को देखेंगे तो O क्या है मेरा? 2 है। यहाँ पे O देखो क्या है? तो 1 है। क्या है? 1 है। तो आपको दिख रहा है कि कम किधर है? इधर है। तो जिधर कम होगा उधर हम क्या करेंगे? पहले संतुलित करेंगे। तो नियम देखो, पहले काउंट करिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स क्यों बनाएंगे? क्योंकि देखो हमको इस कंपाउंड में छेड़छाड़ नहीं करना है, इस यौगिक में हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसके बाहर हम क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं। जैसे कोई क्या करेगा? इधर 2 लगा देगा O को 2 करने के लिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसके अंदर कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि बना हुआ चीज है। ठीक है, इसमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसके बाहर हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बाहर कर सकते हैं। तो हम बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ 2 है, वो यहाँ 1 O है। तो बताओ अगर एक कोई चीज है उसको हमको 2 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 2 आएगा। तो यानी ऑक्सीजन को हमको 2 करना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 1 है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो देखो हमारा O क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन मल्टीप्लिकेशन आप पढ़े हो कि बक्सा में अगर 2 चीज है तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 दूनी क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। हाइड्रोजन क्या हो चुका है? 4 हो चुका है। फिर से हम काउंट करेंगे। इधर देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, लेकिन इधर कितना है? 4 है। अब कम किधर हो गया? इधर हो गया। तो फिर से हम बक्सा बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे? बक्सा बना लेंगे। ये शुरुआत के लिए, जब आप समझ जाओगे तो फिर खुद भी आप क्या कर लोगे? बिना बक्सा बनाए भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अब देखोगे इधर क्या हो चुका है? 4 हाइड्रोजन हो चुका है, इधर 2 है। क्या है? इधर 2 है। तो अब हम इसको बैलेंस करना होगा, तो कैसे करेंगे? तो बताओ 2 है, हमको इसको 4 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बन जाएगा। यानी हमको इधर बाहर कितना लगाना होगा? 2 लगाना होगा। अब 2 लगा दिए तो बताओ कितना हो गया? ये 4 हो गया। अब काउंट करके देखो फिर से कि फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। 2 दूनी की 4, इधर क्या है? O 2 है, इधर भी क्या है? 2 दूनी की 4 और 2 O है। क्या है? 2। तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ क्या हो चुका है? बराबर हो चुका है। जितने भी तत्व और जितने भी यौगिक हैं दोनों का क्या हो चुका है? द्रव्यमान बराबर हो चुका है। तो अब ये क्या हो चुका है? संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका है। अब इसी तरह से आप बहुत सारा एग्जांपल लेकर क्या कर सकते हो? कर सकते हो। क्या कर सकते हो? कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमको क्या करना हो तो दिखाना हो कि कैसे संतुलित है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए। तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। कौन सा एग्जांपल ले लें? जैसे कि एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, आप एग्जांपल ले लो जैसे क्या कर लेते हैं? Na2 क्या लिखिए? Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2। अभी अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा तो यहाँ बनाएगा NaCl प्लस BaSO4। अगर आप इसको चेक करोगे तो आप यहाँ पे देखो काउंट करेंगे। ठीक है, पहले तो N को काउंट करते हैं। किसको? Na सोडियम है, एकक को काउंट करना है। ठीक है, एक साथ पूरा गुणा एकक को काउंट करेंगे। तो यहाँ Na कितना है? 2 है। इधर Na देखो क्या है? 1 है। पहले हमको दिख गया कि Na क्या है हमारा? 1 है, इधर क्या है? 2 है। अब बताओ 1 है, उसको 2 बनाना होगा तो क्या करेंगे? 2 से बाहर में हम गुना कर देंगे। 2 से बाहर में गुना कर दिए तो Na तो मेरा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब आगे चेक करते हैं। इधर देखो S 1 है, तो इधर भी S देखो क्या है? 1 है। O 4 है, तो देखो O इधर क्या है? 4 है। दैट मींस क्लियर है। Ba देखो Ba 1 है, इसको बेरियम कहते हैं, तो इधर भी Ba क्या है? 1 है। बिल्कुल क्लियर है। इधर देखो Cl 2 है, तो क्या इधर Cl 2 है? तो हाँ बिल्कुल, इधर 2 से गुना तो इसमें भी गुना तो इसमें भी गुना होगा, यानी 2 Cl है। दैट मींस अगर हम 2 लगाएं तो ये Cl भी क्या हो चुका है? बैलेंस्ड हो चुका है। तो अब ये देखोगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है? बिल्कुल बैलेंस्ड है। क्या? बिल्कुल बैलेंस्ड है। तो आपको इसी तरह से करके आपको अलग-अलग टाइप के क्या देंगे? रिएक्शन यहाँ पे दिया रहेगा, आपको क्या करना होगा? बैलेंस करना होगा। तो आप बैलेंस करके क्या कर सकते हो? देख सकते हो। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको क्या दिया होगा? ढेर सारा रिएक्शन दिया होगा। आप खुद से भी क्या कर सकते हो? बैलेंस करके इस तरह से देख सकते हो। पहले आपको क्या करना है? काउंट करके देखना। जिधर कम होगा उधर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर हो जाए। फिर से हम काउंट करेंगे, फिर से रिकाउंट करेंगे, फिर से देखेंगे कहीं एक को बराबर करने के चक्कर में दूसरा तो क्या नहीं हो गया? तो अनबैलेंस तो नहीं हो गया, तो उसको हम फिर चेक करेंगे। अगर सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है? बैलेंस है। शुरू में तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन जब आप करने लगोगे लगातार इस चीज को तो आपको क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। और आपके बुक में ज्यादा उतने बड़े-बड़े रिएक्शंस भी नहीं दिए होंगे, आराम से आप क्या कर सकते हो? इजीली वे में
में इस चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो ये था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और समीकरण भी दो प्रकार के थे, संतुलित और असंतुलित। कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार संतुलित करते हैं ये भी हमने देख लिया। अब आगे का जो टॉपिक है वो रासायनिक अभिक्रिया के हम प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो मेरे इस चैनल को क्या करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको क्या हो, सारे वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाए देखने को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।